मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज सर्वोच्च न्यायालय के और जो क्षेत्राधिकार हैं उसके आगे की चर्चा करें। अगला बिंदु है चौथा नंबर का दांडिक मामले। दांडिक मामला का मतलब होता है फौजदारी मुकदमे। पिछली चर्चा में दीवानी और फौजदारी मुकदमों के बारे में या दीवानी फौजदारी कानूनों के बारे में चर्चा हुई थी। दीवानी मामले वे हैं जो संपत्ति, लेन देन, पैसा, इन चीजों से समझौता, इन चीजों से संबंधित होते हैं। फौजदारी मामले वो होते हैं जो चोरी, डकैती, हत्या, आगजनी, इस प्रकार की चीजों से संबंधित होते हैं। तो अब आगे देखेंगे आज दांडिक कार्यवाही या दांडिक मामलों में अपील के बारे में। दांडिक मामले मतलब फौजदारी मुकदमा। फौजदारी मुकदमे में दो प्रकार की चीजें इसमें सम्मिलित हैं कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जितने भी मामले की सुनवाई करता है उसमें आखिरी पैराग्राफ होता है कि इस मामले का अंतिम रूप में निराकरण किया गया। इसके अलावा यदि उच्च न्यायालय यह सोचता है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचार के लायक है तो वह उसको प्रमाण पत्र दे सकता है कि उस वादी को या प्रतिवादी को प्रमाण पत्र दे सकता है कि इस मामले को आप अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में पेश कर सकते हैं। और कुछ मामले ऐसे भी हो सकते हैं जिसके बारे में उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र नहीं देता। यदि मान लीजिए उच्च न्यायालय ने किसी मामले में ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया तो भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ऐसे कौन कौन से मामले? इसमें पहली बात यह है कि यदि उच्च न्यायालय ने किसी निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, निम्न न्यायालय में देखिए 3 स्तर है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। मान लीजिए जिला न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोष मुक्त घोषित कर दिया, उस पर वादी या प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में अपील दायर किया। यदि उच्च न्यायालय उस मामले को सुनवाई करते हुए उस दोष मुक्त व्यक्ति को दंडित करता है या आजन्म कारावास की सजा देता है या मृत्युदंड की सजा देता है तो ऐसे मामले में उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई कर सकता है। दूसरी चीज, यदि उच्च न्यायालय ने उत्प्रेषण लेख जारी करके जिला न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगाया और उस मामले की सुनवाई करके यदि अभियुक्त को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा सुनाई है तो ऐसे मामलों पर भी उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के बिना भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय बिना प्रमाण पत्र के भी ऐसे मामलों पर अपील सुन सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए उच्च न्यायालय ने किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे दिया, भारत में सबसे पहला मुकदमा जिला न्यायालय में चलता है, फौजदारी मुकदमा। जिला न्यायालय ने किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को रिहा करने का आदेश दंडित किया, उसको उच्च न्यायालय ने रिहा कर दिया, दोष मुक्त घोषित कर दिया, तो ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती या ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपील नहीं सुनता है। मतलब जिला न्यायालय ने दंडित किया, उच्च न्यायालय ने दोष मुक्त घोषित कर दिया, तो ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपील नहीं सुनता, अपील नहीं की जा सकती। यह है कि बिना उच्च न्यायालय के प्रमाण पत्र के ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय प्राय ऐसे मामलों की सुनवाई करता है। अब कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस पर उच्च न्यायालय स्वयं स्वविवेक से प्रमाण पत्र देता है और उसमें लिखता है कि यह प्रकरण, यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचार के लायक है, तो वह प्रमाण पत्र देता है। किन मामलों में प्रमाण पत्र देता है? पहला, यदि मान लीजिए उच्च न्यायालय के विचार से मामला विचारणीय है
सर्वोच्च न्यायालय में विचारणीय है तो वह प्रमाण पत्र देता है। दूसरा, यदि मान लीजिए उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायालय के रिहाई के विरुद्ध उसे 10 साल की सजा या उससे अधिक की सजा या मृत्युदंड की घोषणा की है, मृत्युदंड की सजा सुनाई है, तो ऐसे मामलों में भी उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देता है। तीसरा, यदि मान लीजिए उच्च न्यायालय अपने विवेक से निर्णय लेकर के किसी भी मामले में ऐसा प्रमाण पत्र देता है तो सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामलों पर अपील दायर की जा सकती है। आगे तीसरा बिंदु, सर्वोच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से या महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के अनुरोध पर किसी भी प्रकरण पर अपील सुन सकता है। प्रमाण पत्र मिले चाहे प्रमाण पत्र न मिले या कुछ भी हो, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है स्वप्रेरणा से अथवा अटॉर्नी जनरल की अनुरोध पर। सर्वोच्च न्यायालय का यह अपीलीय क्षेत्राधिकार बहुत ज्यादा व्यापक है और इतना व्यापक है कि इसे न्यायिक स्वप्रेरणा कहा जाता है या न्यायिक विवेकाधिकार कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए पूरे भारत के किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है या अपील सुनने से इनकार कर सकता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस जारी की है और उसमें यह कहा है कि यह जो न्यायिक विवेकाधिकार है इसका प्रयोग सोच समझ के किया जाना चाहिए ताकि लोगों में यह संदेश जाए कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता या इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय है, वह किसी भी मामले पर अपील कर सकता है। इसके बाद विशेष इजाजत से अपील। मान लीजिए ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें कानून की व्याख्या या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है या कोई सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मामला है तो विशेष इजाजत से भी यहाँ पर अपील की जा सकती है। यह तो वकील के द्वारा दी गई दलीलों पर निर्भर करता है कि वकील, आपके पक्ष का वकील किस प्रकार से वह तर्क देता है, किस प्रकार से वह तथ्य प्रस्तुत करता है जिससे न्यायाधीश प्रभावित होकर के किसी मामले की सुनवाई के लिए सहमति दे देते हैं। तो यह आपके द्वारा प्रस्तुत तर्कों और पक्षों पर निर्भर करता है। और चौथी चीज है सशस्त्र बलों से संबंधित। मान लीजिए जैसे सशस्त्र बलों पर दूसरे प्रकार का कानून चलता है, वह कानून आम नागरिकों से भिन्न होता है, तो सशस्त्र बलों से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा सुनने के लिए यदि कानून द्वारा किसी न्यायपालिका की स्थापना की गई है तो ऐसे न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। ये इसमें बंधन है। और इस प्रकार से अपील के क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां या अन्य किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां संविधान के दायरे में बहुत अधिक हैं और इतना ज्यादा उस पर भार बढ़ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग मामलों की, लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जमानत का सबसे पहला एप्लीकेशन या रिट या याचिका सबसे पहले जिला न्यायालय में पेश किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को जिला न्यायालय, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तो जिला न्यायालय में सबसे पहले जमानत का आवेदन करते हैं। यदि मान लीजिए जिला न्यायालय ने जमानत को अस्वीकार कर दिया तो उच्च न्यायालय में जमानत के लिए फिर से याचिका पेश की जाती है। यदि उच्च न्यायालय ने भी जमानत की याचिका को अस्वीकार कर दिया, रद्द कर दिया, तो जमानत के लिए लोग सर्वोच्च न्यायालय भी जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय जमानत की कार्यवाही पर भी, जमानत की याचिका पर भी सुनवाई करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए बिल्कुल सजग है, सतर्क है और उसने अभी तक जितनी भी भूमिकाएं निभाई हैं प्रत्येक मामले में सराहनीय है। उसी एक न्यायालय के बारे में हमारा अभी तक विश्वास बना हुआ है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन न्यायपालिका पर हम हमेशा विश्वास करते हैं। इसके पीछे यह तर्क हो सकता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय की या न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकते,
ये डर हो सकता है, लेकिन फिर भी न्यायपालिका चूंकि आलोचनाओं से ऊपर है, इसलिए भी हम न्यायपालिका के प्रति पूरी ईमानदारी से विश्वास करते हैं। अब देखें परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार चौथा बिंदु। पहला था अभिलेख न्यायालय, दूसरा था प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तीसरा था अपीलीय क्षेत्राधिकार, चौथा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी संविधान देता है। मतलब यदि राष्ट्रपति को यह महसूस हो कि किसी मामले में सार्वजनिक हित छुपा हुआ है या कोई कानून या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न अंतर्निहित है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श दे सकता है। कानूनी परामर्श मतलब यदि शासन को यह अंदेशा हो कि ऐसा करना उचित होगा या अनुचित होगा, इससे संविधान का पालन होगा या उल्लंघन होगा, तो राष्ट्रपति ऐसे मामलों को कानूनी परामर्श प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रेषित करता है और तब सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए शासन को उचित परामर्श देता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1950 के पहले, मतलब कि संविधान लागू होने के पहले जो संधि, समझौते, करार, इकरार या संविदाएं आदि हुई थी, इसके बारे में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है और सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य है। तथापि ऐसे परामर्श को मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। ये एक बंधन है। और वैसे राष्ट्रपति ने अभी तक जितने भी बार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी मामला या संवैधानिक मामला होने पर उस पर अवश्य ही परामर्श दिया है और शासन ने भी, राष्ट्रपति ने भी उन परामर्शों को स्वीकार किया है। इसमें कोई परेशानी अभी तक नहीं हुई। तो इसमें एक दो मामले महत्वपूर्ण हैं। एक तो सबसे बढ़िया मामला था, आखिर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार से होता क्या है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति ऐसा परामर्श मांग लेता है पहले से और उसके अनुसार काम करता है, तो उस विषय पर कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श है। लेकिन मान लीजिए राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कोई निर्णय ले लिया, कोई आदेश जारी कर दिया, कोई काम हो गया, तो लोग सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो यह जो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, यह अनावश्यक मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति को रोकता है। एक बढ़िया सा उदाहरण इसके बारे में दिया जा सकता है। जैसे 1974 में जब वीवी गिरी का कार्यकाल समाप्त हुआ और नए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन उस समय गुजरात विधानसभा भंग थी। तो प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि जब एक राज्य की विधानसभा भंग है और उस राज्य के और प्रत्येक राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, तो क्या किसी राज्य की विधानसभा भंग होने के कारण राष्ट्रपति का चुनाव होगा या नहीं होगा? बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न था, संवैधानिक प्रश्न था। इसके बारे में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा। सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर यह परामर्श दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव समय पर होना चाहिए और यह चुनाव किसी राज्य की विधानसभा की कोई सीट खाली हो, लोकसभा राज्यसभा की कोई सीट खाली हो अथवा कोई राज्य की विधानसभा भंग हो, तो भी समय पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। कितना बढ़िया उसने अपना डिसीजन दिया। जैसे मान लीजिए किसी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में कोई सीट रिक्त है, खाली है, तो भी उस सदन की कार्यवाही वैध मानी जाती है, विधि मान्य मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग भी हो, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा और समय पर होगा।
मतलब उस राज्य के विधायक विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव समय पर होगा। कितना बढ़िया एक डिसीजन था। इसी सिलसिले में एक और प्रश्न उपस्थित हुआ कि गुजरात विधानसभा भंग थी, तो राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा सर्वोच्च न्यायालय से कि संविधान कहता है कि विधानसभा की एक बैठक और दूसरे बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद में भी ये प्रतिबंध है कि एक सत्र का आखिरी दिन और अगले सत्र का पहला दिन, इसके बीच 6 माह का अंतराल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब एक राज्य की विधानसभा भंग हो और विधानसभा का चुनाव न हो रहा हो, नहीं हो पाया है 6 महीने के अंदर, तो यह तो संविधान का उल्लंघन होगा। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत बढ़िया परामर्श दिया। यहां पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो 6 माह का प्रतिबंध है, अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए कहा गया है, यह जीवित विधानसभा के लिए है, विघटित विधानसभा के लिए नहीं है। कितना बढ़िया डिसीजन था। जीवित विधानसभा, मान लीजिए अभी विधानसभा काम कर रही है तो उसके अधिवेशन में 6 माह का ज्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई विधानसभा विघटित है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा। यह भी संभव है कि 6 माह के अंदर चुनाव आयोग उस राज्य विधानसभा के लिए चुनाव न करवा सके। यह संभव है और भारत में कई बार ऐसा हुआ है, तो उस पर यह प्रतिबंध, संवैधानिक उपबंध उस रूप में लागू नहीं होंगे जो जीवित विधानसभा पर लागू होते हैं। और तीसरा एक महत्वपूर्ण है कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो राष्ट्रपति ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के संदर्भ में एक परामर्श लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को लिखा कि वह बताए कि बाबरी मस्जिद में पहले मंदिर था या शुरू से ही मस्जिद है। सर्वोच्च न्यायालय समझ गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह राजनीतिक मामला है और राजनीतिक मामलों में हम आपको कोई परामर्श नहीं देंगे, इसलिए मामला खारिज। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले को खारिज कर दिया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को पता था कि यह बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद राजनीतिक मामला है, यह कोई कानूनी मामला नहीं है। फिर आगे चल करके जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों के संदर्भ में फिर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई किया और राम मंदिर भूमि के बारे में अपना अंतिम निर्णय दिया। एक बात महत्वपूर्ण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को पुनर्विचार कर बदल सकता है। मतलब किसी जमाने में या से 10, 15, 20, 50 साल पहले यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो तो उसी निर्णय पर अटल रहना सर्वोच्च न्यायालय का काम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय नए परिस्थितियों में अपने विचारों को, अपने निर्णयों को बदल सकता है और एक नए निर्णय की स्थापना कर सकता है। जैसे इसके बारे में एक उदाहरण प्रायः दिया जाता है। 1967 में जब गोलकनाथ मुकदमे पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, इसके पहले तक धारणा यह थी कि संसद संविधान में मौलिक अधिकार में कोई भी संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ मुकदमे पर फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती। इसके बाद 1973 में केशवानंद भारती का मामला आया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 के गोलकनाथ मुकदमे के निर्णय को पलट दिया और यह स्थापित किया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो यह स्पष्ट होता है कि सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करता है, रिव्यू करता है और उस पर फिर अपना फैसला देता है। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त हुआ। अगले व्याख्यान में हम सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार न्यायिक पुनर्विलोकन पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।